हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपनी अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, इसके अलावा हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि मैं बात करूँ इंग्लिश मीडियम की, सो फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज मिल जाएंगे, और यदि हिंदी मीडियम के अवेल करना है, सो फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू दी हिंदी मीडियम कोर्सेज। तो आप आराम से अवेल कर सकते हो। और यदि आपको ई बुक्स और नोट्स चाहिए तो भाई उसके लिए क्या करना है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर के वहां पर चेक कर सकते हो और आराम से अवेल भी कर सकते हो। और यदि चैनल के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप लोगों को हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस, कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन या फिर कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो बस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आइए शुरू करेंगे आज की क्लास को, आज के सेशन को, जहां पर हमें क्या देखना है, एक और नई और अच्छी सी बढ़िया सी अमेजिंग सी चीज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी में, जो हमारा चैप्टर नंबर 19 है। क्या नाम है इसका? एडजस्टमेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस चैप्टर का आज हम विद इन 15 टू 20 मिनट्स में क्विक रिविजन करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल हर एक एडजस्टमेंट जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होते हैं उनको मैं आज आपको क्विक तरीके से बिल्कुल फटाफट से रिवाइज कराने वाली हूँ। सारे एडजस्टमेंट्स को हम रिवाइज करेंगे। सो आर यू गाइज रेडी? लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा फटाफट से। तो आइए शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 19 का क्विक रिवीजन। ओके, सो डियर स्टूडेंट, इससे पहले का जो चैप्टर है अपना, मतलब जो चैप्टर था अपना 18 वाला, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ही बेस्ड था, पर वहां पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने वो विदाउट एडजस्टमेंट्स के थे, वहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होते थे। लेकिन ये जो 19 चैप्टर है, यहाँ पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन एडजस्टमेंट्स के साथ, जहां पर आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। और आपको बता दूं कि हर एक एडजस्टमेंट को आपको एक नहीं बल्कि दो साइड पर ट्रीट करना पड़ता है। जो 18वें चैप्टर में, मतलब इसके पहले वाले चैप्टर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, वहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थे, वो तो प्लेन वाले थे, वहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थे। पर यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स भी करना है, सारी चीजों को देखना है, और सभी एडजस्टमेंट्स को दो जगह ट्रीट करना होता है, एक बार डेबिट, एक बार क्रेडिट। क्लियर हुआ? तो वही पूरे एडजस्टमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम करते हैं, उसी के लिए आपका चैप्टर है, जिसमें हम हर एक एडजस्टमेंट को आज रिवाइज करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, ये कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है और ये क्या कहता है? तो देखो, अकाउंटिंग करने के दो तरीके, दो बेसिस होते हैं। एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो है जिसमें हम केवल कैश के ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, आपको कैश ही नहीं बल्कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करना है, या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करना है। तो दोनों ही ट्रांजैक्शन, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, दोनों ही ट्रांजैक्शंस आपके रिकॉर्ड होने चाहिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये कहता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो हर कंपनी फॉलो करती है। तो यहाँ लिखा है, रिक्वायर्स दैट रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड एज इट इज अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस बी रिकॉग्नाइज्ड। Revenues can be revenue be recognized and it as it is earned, and expenses be recognized as they are incurred। तो ये जो आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये कहता है कि जैसे ही कोई भी रेवेन्यू आपने अर्न कर लिया, वेदर अभी आपको वो रेवेन्यू मिला चाहे नहीं मिला, आपने रिसीव करा चाहे नहीं करा, आपने तो कमा लिया, आपने अपना काम कर दिया, सामने वाले ने भी पैसा नहीं भी दिया, लेकिन आपने तो उसका काम कर दिया, आपने कमा लिया, भले रिसीव नहीं हुआ, उसको भी आप रिकॉर्ड करो। ऑन द अदर हैंड, जो एक्सपेंसेस आपको पे करने थे अभी तक, अभी आपने पे नहीं करे पर आपको पे करने हैं, वो अभी आउटस्टैंडिंग है, बाकी हैं, तो भले अभी पे नहीं हुए लेकिन खर्चे तो हो गए हैं, तो वो भी आपको रिकॉर्ड करना है, एवरीथिंग। क्योंकि अभी देखा जाए तो पैसा मिला नहीं है, एक्सपेंस पे नहीं हुए, तो कैश अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ, परंतु चीजें तो एक्रू हो गई हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में यही है कि आपको नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करना है। देयरफॉर एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, भले आपने पे किए अथवा नहीं करे, इनकम भले आपको अभी मिली चाहे नहीं मिली, आपको तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, आपको तो रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अनअर्न्ड इनकम्स आर एडजस्टेड। तो जो आपकी प्रीपेड इनकम्स हैं, जो आपने एडवांस में दे दी हैं, उनको भी एडजस्ट करो। जो आपके अनअर्न्ड इनकम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, या एडवांस एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस है, सबको एडजस्ट करना ही काय में
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस चैप्टर में हमको देखना है कि कैसे ये सभी एडजस्टमेंट्स को हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। इज इट क्लियर, राइट? तो यही है इस पूरे चैप्टर में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बनाते हैं वो तो बनानी है, पर जो भी एडजस्टमेंट्स हैं उन सब का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखने वाले। तो ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्लियर है। नाउ एडजस्टमेंट्स क्या है? एडजस्टमेंट्स आर मेड फॉर मैचिंग ऑफ कॉस्ट विद रेवेन्यू for ascertaining true and fair view of the profit earned or loss incurred by the business entity for the accounting period। तो एडजस्टमेंट करना क्यों जरूरी है? ताकि आपको एक सही ट्रू एंड फेयर अपनी बिजनेस की पोजीशन और परफॉर्मेंस पता लग सके, सही कॉस्ट, सही रेवेन्यू, सारी चीजें पता लगे। क्या सही में हमारे जो इस एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में जो खर्चे हैं, एग्जैक्ट जो कॉस्ट हैं, जो एक्सपेंसेस है वो पता लगे, एग्जैक्ट जो आपने कमाया, जो इनकम है, रेवेन्यू है, वो आपको सही पता लग सके। सेकंड, फॉर शोइंग द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज की करेक्ट वैल्यू आपको पता लग सके, है ना, ऑफ द बिजनेस एज ऑन दैट डेट ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। तो सही एसेट्स लाइबिलिटीज पता करना है, सही रेवेन्यू एक्सपेंसेस पता करने हैं, सही परफॉर्मेंस और पोजीशन जाननी है, तो एडजस्टमेंट इज नेसेसरी टू बी डन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? ओके, तो एडजस्टमेंट्स क्या है? एडजस्टमेंट इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हर एक एडजस्टमेंट को केवल एक ही जगह ट्रीट नहीं करा जाता, हर एक एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट हमेशा याद रखना दो जगह पर होता है। एक बार उसको डेबिट किया जाता है, एक बार उसको क्रेडिट किया जाता है। तो याद रखिएगा, कोई भी एडजस्टमेंट है दो जगह पर उसको हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ओके, नाउ इट मीन्स एवरी एडजस्टमेंट इज शोन एट 2 प्लेसेस। तो हर एक एडजस्टमेंट को दो जगह पर आप दिखाओगे, एक बार उसको डेबिट करोगे और एक बार उसको क्रेडिट करोगे। क्लियर हुआ? तो हर एक एडजस्टमेंट को क्या करना है? एक बार डेबिट, एक बार क्रेडिट, राइट? अब वो कौन से एडजस्टमेंट है वही मेन है बेटा इस पूरे चैप्टर में। मेन बस यही है कि हर एक एडजस्टमेंट का आपको ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट होगा। तो आइए अब वो सारे टोटल 14 हमारे एडजस्टमेंट्स जो हम पूरे रिवाइज करेंगे जल्दी से और क्विकली, फटाफट से। तो आइए फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं वो एडजस्टमेंट सारे के सारे। तो देखो भैया, ध्यान से देख लेना एक बारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरा टेबल है आपका एडजस्टमेंट का, जो आपका जिस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको एडजस्टमेंट करने। तो देखो, ये अलग अलग एडजस्टमेंट्स हैं आपके, एक एक करके देखेंगे। इनकी एडजस्टिंग एंट्री क्या करनी है? जब भी एडजस्टमेंट करेंगे तो एंट्री करते हैं, तो वह एंट्री क्या होगी उसके बारे में, और यदि वो एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में हो रहा है तो कैसे होगा वो डिटेल यहाँ पर है, और यदि वो एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होना है तो उसकी डिटेल, और यदि वो एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में होना है तो उसकी डिटेल। 3 चीज होती है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होती है। हर एक एडजस्टमेंट को इनमें से किसी भी 2 जगह पर एडजस्ट या ट्रीट करना पड़ता है, ट्रीटमेंट उसका करना होता है। तो आइए, सबसे पहला होता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो साल के अंत में जब एंड होता है 31 मार्च आ जाता है तो जितना स्टॉक बचा रहता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ शो करते हैं बताओ? क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर शो करते हैं कि नहीं? तो बस, और क्लोजिंग स्टॉक एक तरीके से हमारे लिए एसेट है, तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट है तो डेबिट होगा, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, और इसको ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। देयरफॉर एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये एडजस्टिंग एंट्री है। अब क्लोजिंग स्टॉक को बेटा 2 जगह ट्रीट करना है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में उसको क्रेडिट साइड पे शो करना है, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे, पीएनएल में कुछ नहीं करना, और फिर इसको बैलेंस शीट में हम एसेट साइड पर शो करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपके क्या होते हैं? करंट एसेट होते हैं, तभी तो हमने उनको डेबिट करे हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में करंट एसेट साइड पर आप क्या लिखोगे? बैलेंस एसेट, एज एन एसेट क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट से। ठीक है, ये हो गया आपका पहला और सबसे बेसिक एडजस्टमेंट। दूसरा देखो, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा वो खर्चे जो आपको पे करने थे पर आपने अभी तक पे नहीं करे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? आउटस्टैंडिंग, जो अभी तक नहीं दिए। अब जो भी एक्सपेंस आपने नहीं दिए वो आपके लिए क्या हो गई? एक लायबिलिटी हो गई, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट करो, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो भी वो एक्सपेंस है उसके नाम से हम क्या करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे। अब यदि वो एक्सपेंस डायरेक्ट है, यदि वो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट करना, और यदि वो इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में करना। जैसे कि अगर वो वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं तो ट्रेडिंग में होंगे, पीएनएल में नहीं होंगे, और यदि आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो ट्रेडिंग में नहीं होगी, पीएनएल में होगी, क्योंकि सैलरी जो है वो क्या होती है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, और वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो याद रखना कि वो खर्चा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। यदि डायरेक्ट होगा तो यहाँ, इनडायरेक्ट होगा तो पीएनएल में। क्लियर? तो आ जाइए, यदि वो डायरेक्ट है वो खर्चा तो क्या करना है? आउटस्टैंडिंग है,
अभी नहीं दिया आपने तो आपके लिए वो क्या बन गई, एक लाइबिलिटी बन गई। तो अब एक एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे क्या करना है, जो आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड कर देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी लिखना, उसमें जो अभी तक नहीं दी उसको आउटस्टैंडिंग वेजेस, सॉरी सैलरी नहीं वेजेस, ठीक है, डायरेक्ट की बात हो रही है, दैट इज वाई वेजेस। यदि वेजेस है तो वेजेस अकाउंट लिखना, ऐड क्या करना, आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्लियर। और क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पर ही होगा, एक्सपेंस को डेबिट साइड पर ही करते हैं ना, तो बस यदि आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो डेबिट साइड पर लिखोगे वेजेस प्लस उसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस करके उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और यदि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मान लो सैलरी है, तो एक्सपेंस साइड पर ही, मतलब डेबिट साइड पर ही सैलरी लिखना और ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कर देना। तो डेबिट साइड पे जो भी एक्सपेंस है जैसे कि सैलरी, तो उसमें ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। और क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, बर्डन है, हमको पे करना है, देयरफॉर बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को शो करोगे एज अ करंट लाइबिलिटी। क्लियर हुआ। चलो आगे आते हैं अब प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, जो आपने एडवांस में दे दिए, तो कोई भी एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया वो आपके लिए एसेट बन गया, तो प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करो, एसेट को डेबिट करना है। और जो भी वो एक्सपेंस है उसके नाम से, जैसे कि एडवांस वेजेस डेबिट टू वेजेस अकाउंट लाइक वाइज, ठीक है। अब यदि वो एक्सपेंस जो आपने एडवांस पे किया वो डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग में करना, इनडायरेक्ट होगा तो पीएनएल में करना। अब यदि वो डायरेक्ट है तो क्या करेंगे हम, एक्सपेंस है आपने एडवांस में पे करा है तो माइनस होगा, तो एक्सपेंस डेबिट साइड पर जो भी एक्सपेंस है उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग होता है तो उस एक्सपेंस के नाम के आगे, मतलब उस एक्सपेंस के नाम हम लोग लिखते हैं वेजेस या जो भी है, और आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करते हैं, और यदि एडवांस है तो माइनस करते हैं। और यदि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसी एक्सपेंस को डेबिट साइड पे जो लिखा होगा आपने उसमें से डिडक्ट कर देंगे यदि वो एडवांस है तो। और जो भी चीज एडवांस होती है वो हमारे लिए एसेट है, देयरफॉर बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आप उसको एज अ करंट एसेट शो करोगे। आगे आ जाइए, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम ऐसी इनकम जो जो अभी मिलना आपको बाकी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्रूड इनकम, कि आपने तो अर्न कर ली, आपने कमा तो ली पर अभी आपको मिली नहीं है, रिसीव नहीं हुई है, तो उसको हम कहाँ पे शो, इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो अक्रूड इनकम आपके लिए क्या है, एक एसेट हो गई कि अभी तो मैंने कमा ली पर मुझे फ्यूचर में मिलेगी, तो जो भी चीज फ्यूचर में मिलती है वो एसेट हो जाती है। तो अक्रूड इनकम एज एन एसेट डेबिट कर दो और जो भी इनकम है उसके नाम से क्रेडिट। अब वो इनकम आपकी इनडायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में तो कुछ नहीं होगा, पीएनएल में होता है सभी इनडायरेक्ट चीजों का ट्रीटमेंट। तो इनकम है तो जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, उस इनकम के साथ उसको ऐड करके लिखेंगे, क्योंकि मिलेगी फ्यूचर में तो ऐड करके लिखेंगे। और एसेट बन जाएगा ये आपका क्योंकि मिलने वाला है फ्यूचर में, तो एज एन करेंट एसेट हम उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखेंगे। क्लियर हुआ बेटा, यही एडजस्टमेंट है जो इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है, यही इंपॉर्टेंट है, ये रिवाइज कर लो। ये अगर चीजें क्लियर है तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। चलो तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो क्योंकि इसके आगे और भी एडजस्टमेंट्स है, मैं आपको कवर कराऊंगी। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आ जाओ फिर आगे, नेक्स्ट आएंगे इनकम रिसीव इन एडवांस। तो कई बार आपको एडवांस में इनकम मिल जाती है तो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाती है, तो जो भी है एडवांस इनकम उसको क्रेडिट करो क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, और जो भी इनकम है उसके नाम से उसको डेबिट करेंगे। इनकम है इनडायरेक्ट नेचर की है तो ट्रेडिंग में नहीं होगा, पीएनएल में करेंगे। जो भी इनकम है उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, लेकिन वो यदि आपको एडवांस में मिल गई है, एडवांस में यदि मिल गई है तो माइनस कर देंगे। जो भी चीज एडवांस में होती है उसको माइनस किया जाता है, आउटस्टैंडिंग होती है तो ऐड किया जाता है। तो इनकम के साइड पे जो एडवांस में मिल गई उसको माइनस कर दो, और जो चीज एडवांस में मिल जाती है वो फिर लाइबिलिटी हो जाती है। तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर एज अ करेंट लाइबिलिटी इसको हम शो करेंगे। अगला बेटा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपके लिए एक एक्सपेंस है, एक खर्चा है, तो उसको डेबिट करो, खर्चे को डेबिट करते हैं और उससे आपके एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो एसेट की वैल्यू का कम होना क्रेडिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन कोई डायरेक्ट खर्चा तो है नहीं इसलिए ट्रेडिंग में नहीं आएगा, इनडायरेक्ट खर्चा है तो पीएनएल में खर्चे को क्या करेंगे, डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। और बैलेंस शीट में जो भी वो एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा है उस एसेट में से माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। तो जिस भी एसेट में से लगा है उस एसेट में से माइनस कर दोगे आप उस डेप्रिसिएशन को एसेट साइड पर। क्लियर हो गया। अब आगे है बैड डेट। बैड डेट बेटा वो होते हैं ऐसे डेटर्स जिन पर आपको पैसा नहीं मिलेगा, जिन पर आपको पैसा नहीं मिलेगा वो आपके बैड डेट होते हैं। तो बैड डेट आपके लिए क्या हो गया, एक लॉस एक एक्सपेंस, देयरफॉर डेबिट हो जाएगा। और डेटर्स मतलब आपके अब वो एसेट जो थे डेटर्स, अब उन पर पैसा नहीं मिलेगा तो वो डेटर्स आपके कम हो जाएंगे, तो एसेट का कम होना क्रेडिट।
अब डेटा, ये बैड डेब्ट आपका कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, डायरेक्ट लॉस नहीं, इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट है तो क्या करेंगे, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर इसको शो करेंगे एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हाँ, तो यदि वो डाउटफुल डेट है आपका तो आप उसको डेबिट साइड पे लिखोगे पीएनएल में, या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बैड डेट होने से एक्सपेंस है तो पीएनएल में उसको डेबिट किया जाएगा। और एसेट, सॉरी, बैलेंस शीट में क्या करेंगे, क्योंकि डेटर से वो चीज माइनस हो जाएगी, जो बैड डेट हो गए वो डेटर में से डिडक्ट हो जाएंगे आपके एसेट साइड पर। क्लियर हुआ? आगे आ जाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब हमने जो प्रोविजन बनाकर रखा है, राइट, तो उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर हम शो करते हैं, क्योंकि प्रोविजन जो हम बनाते हैं डाउटफुल डेट के लिए वो हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है, तो वो प्रोविजन आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? अब कहां पे शो करना है इसको, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर हम इसको शो करेंगे। प्रोविजन यदि है तो पीएनएल में डेबिट साइड शो होगा, और क्या हो जाएगा, ये डिडक्ट हो जाएगा एसेट्स डेटर से, क्योंकि डेटर में से वो प्रोविजन माइनस हो जाता है, तो एसेट साइड पे डेटर में से माइनस कर देना प्रोविजन फॉर डेटर्स। क्लियर हुआ? चलिए, तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। डन। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके स्क्रीनशॉट्स आप लोग लेकर रख लेना। एग्जाम देने जाओगे तो यही चीजें रिवाइज करके जाना, तो बहुत अच्छे से आपको एडजस्टमेंट रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में बस यही है मेन। नाउ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो डिस्काउंट जो हम अपने डेटर्स को देते हैं, जो टाइम से पैसा दे देते हैं ना, उनको हम डिस्काउंट देते हैं। तो उनको हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे लिए ये खर्चा है ना, तो हमारे लिए खर्चा है, तो पीएनएल में डेबिट में लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट से। राइट, अब ट्रेडिंग में नहीं होगा लेकिन पीएनएल में होगा, क्योंकि खर्चा है भैया, खर्चा ही है कि नहीं है। यदि डिस्काउंट दे रहे हो किसी को तो खर्चा है, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। और डिडक्ट कहाँ से करना है, एसेट साइड में जो भी डेटर्स होंगे उनमें से जो आपने डिस्काउंट उनको दिया है वो आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि उनको डिस्काउंट देने से अब उतना अमाउंट आपका गया, डेटर में से उतना पैसा चला गया, तो डेटर में से एसेट साइड पर जो डिस्काउंट आपने उनको दे दिया उसको माइनस कर देना। क्लियर? अगला देखिए, एक्सेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिटर्न बैक। तो यदि जो एक्सेस प्रोविजन था आपका डाउटफुल डेट का, यदि वो रिटर्न बैक हो गया है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में इसको हम डेबिट साइड पर शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और इसका एडजस्टमेंट केवल एक ही जगह करना है, क्रेडिट साइड पर शो करना है, क्योंकि जो प्रोविजन बनाया था वो एक्सेस बन गया, उसमें से थोड़ा पैसा यदि बचा है तो वो वापस आ जाएगा हमारे पास, तो पीएनएल में वापस क्रेडिट कर देना, मतलब वापस ऐड कर देना। क्लियर? क्योंकि जो प्रोविजन था वो एक्सेस बन गया ना, प्रोविजन तो वैसे डेबिट होता है, पर यदि वो एक्सेस हो गया है, ज्यादा बन गया, तो उसको वापस से ऐड कर दो, मतलब पीएनएल में क्रेडिट कर दो। क्लियर? बस एक ही जगह करना है इसका एडजस्टमेंट। आगे देखो, मैनेजर्स कमीशन, अपने मैनेजर को कमीशन देना कंपनी के लिए एक खर्चा, एक एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। मैनेजर जो कमीशन है वो अभी बाकी है देना, ये जो मैनेजर कमीशन है ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी दिया नहीं है, अभी देना है आपको, अभी आपने दिया नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग नहीं पीएनएल में आएगा, एक्सपेंस है, देयरफॉर डेबिट साइड पे लिखेंगे कहां पर, पीएनएल में। और आउटस्टैंडिंग अभी तक आपने नहीं दिया तो एसेट में लायबिलिटी साइड पे एज अ करेंट लायबिलिटी हम इसको शो करेंगे। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जो आप इंटरेस्ट यदि दे रहे हो तो उसको कैसे लिखेंगे, कंपनी के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। राइट, ट्रेडिंग में कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ पीएनएल में इसका क्या होगा, क्योंकि खर्चा है तो डेबिट साइड पर ही शो करेंगे। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जो हमारा कैपिटल साइड रहेगा उसमें हम ऐड कर देंगे हमारा जो लायबिलिटीज हैं। ठीक है, एज अ लायबिलिटी हम क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट बनाएंगे हम उसमें कैपिटल लिखते हैं, और उसको लायबिलिटी साइड पे आपको क्या करना है, मतलब देखो जो आप कैपिटल लिखोगे, बैलेंस शीट बनाओगे उसमें कैपिटल, और यदि हम देख रहे हैं कि हमारे पास इंटरेस्ट देना है, तो देखो याद रखना कि यदि आपने कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया है तो जब बैलेंस शीट बनाओगे जहां कैपिटल लिखोगे उसमें से आप क्या कर देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करना, याद रखना बैलेंस शीट में कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाता है। इज इट क्लियर? समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ ये हो गया। अब 12th है अपना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ मेंबर फॉर स्टाफ वेलफेयर। तो यदि आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अपने ही स्टाफ मेंबर्स में, किसके, अपने ही स्टाफ मेंबर्स में यदि आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं तो इससे क्या हुआ होगा,
आपके कंपनी का गुड्स कम हो गया, आपके कंपनी का गुड्स कम हुआ तो आप क्या करोगे, परचेस को क्रेडिट करोगे। जब गुड्स कम होता है तो परचेस को क्रेडिट किया जाता है, और स्टाफ वेलफेयर एक एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। अब क्योंकि इससे आपका गुड्स कम हो रहा है, परचेस कम हो रहा है, तो परचेस ट्रेडिंग में ही लिखते हैं हम। तो ट्रेडिंग में जो परचेस लिखा होगा उसमें से जो गुड्स आपने दे दिया है उतनी वैल्यू को परचेस में से माइनस कर देना। जितने का गुड्स दे दिया है उतने को परचेस में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद अब इसको क्या करना है, हमको पीएनएल में शो करेंगे हम। तो पीएनएल में कैसे शो करेंगे, डेबिट साइड पे एज अ अदर एक्सपेंस, क्योंकि स्टाफ वेलफेयर का हमारा एक एक्सपेंस होता है। तो हर एक एक्सपेंस, अब ये आपका बियॉन्ड द प्रोडक्शन है, आपका ये जो है नॉन बिजनेस एक्सपेंस है, देयरफॉर हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर शो करेंगे एज एन अदर एक्सपेंस, क्योंकि जो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस है ये आपका अदर एक्सपेंस में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में इसको डेबिट करना है, समझ आया। अपने देखो, कंपनी जब क्या करती है, अपने ही द्वारा जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है ना, कंपनी के प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो यदि वो अपने प्रोडक्ट्स को अपने ही स्टाफ के लोगों में बांट रही है तो मतलब वो अपने प्रोडक्ट कम कर रही है, अपने गुड्स कम कर रही है, तो उसके गुड्स कम हो रहे हैं, मतलब उसका परचेज कम हो रहा है। तो ट्रेडिंग में जो परचेज लिखते हैं उसमें से जो गुड्स कंपनी ने अपने वालों को दे दिए उतने गुड्स उस परचेज में से माइनस कर देंगे। जितने बांटे हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूट करें, उतने गुड्स को परचेज में से माइनस कर देंगे। और क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, तो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, बैलेंस शीट में कुछ नहीं होगा। आगे देखो, ड्रॉइंग ऑन गुड्स बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब यदि आपके ओनर ने आपके गुड्स को पर्सनल यूज के लिए यदि लिया है तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज आपका कम होगा, गुड्स लिया है तो परचेज क्रेडिट करो, और ड्राइंग हुई है तो एक एक्सपेंस है आपके लिए तो ड्राइंग को हम डेबिट कर देंगे। अब इसका ट्रेडिंग में क्या करेंगे हम, तो क्योंकि उन्होंने परचेज करे हैं गुड्स, ड्राइंग करी है गुड्स की, गुड्स लिए हैं तो परचेज आपका कम हो गया, तो ट्रेडिंग में से जो भी गुड्स लिए हैं जितने भी, वो परचेज में से डिडक्ट कर दो। जितने भी वैल्यू के गुड्स लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि 50,000 में से उन्होंने 10,000 के गुड्स लिए तो 50 में से 10,000 माइनस कर दो। तो पूरे परचेजेस में से जितने गुड्स ओनर ने लिए हैं उतने गुड्स को माइनस करेंगे ट्रेडिंग में, और पीएनएल में इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन बैलेंस शीट में करना है, क्योंकि जब भी ड्राइंग होती है तो क्या होता है, याद रखना, ड्राइंग चाहे कैश में करी हो चाहे गुड्स की करी हो, दोनों ही प्रकार की ड्राइंग कैपिटल में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो जब बैलेंस शीट बनाओगे तो जितने गुड्स उन्होंने, ओनर ने, प्रोप्राइटर ने लिए हैं उनको माइनस या डिडक्ट करते हैं हम कैपिटल में से लायबिलिटी साइड पर। क्लियर हो गया। तो लायबिलिटी साइड पे जितने भी गुड्स ओनर ने लिए हैं, या कैपिटल मतलब कैश लिया, गुड्स लिया, जो भी लिया, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, चाहे कैश की ड्राइंग हो चाहे गुड्स की ड्राइंग हो, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस हो जाती है। और एक चीज क्या ऐड होती है कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट भी होगा तो ऐड होगा, लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। चलो नाउ, एबनॉर्मल या एक्सीडेंटल लॉसेस, कई बार हमको लॉस हो जाता है जो नॉर्मल नहीं है, मतलब फॉर एग्जाम्पल चोरी हो गई, गुड्स चोरी हो गए, या फायर लग गई, तो ये सारी चीजों से एबनॉर्मल यदि लॉस है, तो जो भी लॉस है भैया आपके लिए तो एक्सपेंस है, तो वो लॉस क्या होगा, डेबिट होगा। और जिस भी पर्टिकुलर एसेट को का लॉस हुआ है, हो सकता है कि मशीन डिस्ट्रॉय हो गई या आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो जो भी हो गए एसेट की वैल्यू को कम करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ट्रेडिंग में कुछ नहीं होगा इसका, लेकिन पीएनएल में इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि लॉस जो है वो आपका डेबिट होगा पीएनएल में। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम द एसेट, जो भी एसेट लॉस हुआ है उस एसेट में से, क्योंकि बैलेंस शीट में वो एसेट लिखा ही होगा, तो उतने एसेट में से वो माइनस हो जाएगा जितना एसेट आपका लॉस हो गया। अब यदि लॉस एसेट का हुआ था तो ये चीजें थी। अब यदि लॉस हुआ है किसी स्टॉक मतलब आपके गुड्स का, यदि एसेट लॉस हुआ है, एसेट मतलब बिल्डिंग, मशीन, ये सब चीजों का लॉस हुआ है, तो जो भी लॉस है पर्टिकुलर एसेट से हम करेंगे, लॉस को डेबिट, एसेट को क्रेडिट, और पीएनएल में उसको डेबिट में लिखेंगे क्योंकि लॉस है तो डेबिट में ही आएगा, और बैलेंस शीट में से उस एसेट में से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। फिर यदि लॉस किसी आपके गुड्स के स्टॉक का यदि हुआ है तो वही लॉस है, तो भैया लॉस है तो डेबिट करना पड़ेगा, लॉस और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। और परचेजेस को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यदि गुड्स आपके लॉस हो गए तो आपका परचेज कम हो गया, गुड्स कम हो गया, तो गुड्स कम होता है तो परचेज को क्रेडिट करते हैं, तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे। और ट्रेडिंग में, क्योंकि परचेज को ट्रेडिंग में ही लिखते हैं, तो जो परचेज में ट्रेडिंग लिखा हो, अब सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, ट्रेडिंग में ही हम परचेज लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ही परचेज लिखते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज लिखा है उसमें से माइनस कर देना लॉस बाय जो भी है, फायर, थेफ्ट, जो भी है। तो क्या करना है, वैल्यू ऑफ सच गुड्स डिडक्टेड फ्रॉम परचेज, तो जितनी भी वैल्यू आपके गुड्स की लॉस हुई है परचेज में से उतनी वैल्यू माइनस कर देंगे। और क्या करना है, शो ऑन दी डेबिट साइड वैल्यू ऑफ इररिकवरेबल लॉस। तो कई बार
वो लॉस रिकवर हो जाता है यदि इंश्योरेंस होता है तो, और यदि नहीं हो रहा है तो फिर उसको हम P&L में डेबिट साइड पर शो करेंगे। और बैलेंस शीट में कैसे करेंगे, जो भी अमाउंट है, यदि द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी शोन ऑन द एसेट साइड एज अ करेंट एसेट। तो जो अमाउंट है इंश्योरेंस कंपनी से, जो कई बार होता है ना लॉस के लिए हम इंश्योरेंस पहले से ही करा के रखते हैं, तो यदि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देती है तो वो जो क्लेम आपको मिल जाता है उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो करते हैं। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है लास्ट वाला, है ना। यदि आपके स्टॉक वो हो गए, मतलब डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस हो गया, तो डेबिट, परचेज आपका गुड्स कम हुआ, दैट इज वाई क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से उतना अमाउंट कम कर देंगे, और यदि अमाउंट रिकवर हो गया तो ठीक है, फिर काय का लॉस। इंश्योरेंस कंपनी यदि पूरा पैसा दे देती है आपके लॉस का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ा पैसा दिया, थोड़ा नहीं दिया, तो जितना नहीं दिया उतना लॉस है आपके लिए, उस लॉस को P&L में डेबिट करना पड़ेगा। और यदि कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया तो जितना क्लेम दे दिया उसको बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, एसेट साइड पे लिखेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? करेंट एसेट में लिखना है, करेंट एसेट से उसको हम लिखेंगे। समझ आ गया? तो बेटा यही आपके पूरे एडजस्टमेंट्स थे, टोटल 15 हो गए, ये 2 हैं तो मतलब टोटल 15 हमारे एडजस्टमेंट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनका रिवीजन चलो पहले तो उसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाफट से। डन? तो बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, यदि ये आ गए, ये बन गए तो कहानी क्लियर है। इस पूरे चैप्टर में मेन यही 15 एडजस्टमेंट्स है जहां पे पूरी कहानी टिकी, और यहां से हर बार क्वेश्चन आते ही है। क्लियर? चलिए, तो गाइज यदि सेशन पसंद आया, चीजें क्लियर हो गई है, तो बेटा लाइक और शेयर जरूर करिएगा, फटाफट से कर दीजिएगा। और भी हम लोग ऐसे ही सेशंस डेली आप लोग के लिए लेकर ही आते हैं, तो बस जुड़े रहिएगा मेरे साथ इसी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको CBSE बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी अवेल कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे ही चैनल पर। तो बस जाकर चैनल को सर्च करो और सब्सक्राइब कर लो। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वेबसाइट पर भी बेटा कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, तो जाइए और जाकर आप एक्सप्लोर कर लीजिए। ई बुक्स और ई नोट्स के लिए लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो और अवेल भी कर सकते हो। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तो पहले जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। आज के पर्टिकुलर क्लास को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अगली क्लास में कुछ और नई चीजों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।